जय हिंद आप सभी को। शुरू करते हैं साइंस की क्लास। आज इसमें जो हम करने जा रहे हैं 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन जो है विद एक्सप्लेनेशन आपको करवाए जाएंगे, तो सभी को साथ साथ में कॉपी में नोट करते चलिएगा और इन सभी को अच्छे से समझिएगा। तो देखिएगा, सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर है यातायात सिग्नलों में जो लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जो लाल रंग, जो जितने भी खतरे के निशान होते हैं उनमें लाल रंग की जो लाइट है उसका ज्यादा यूज किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लाल खतरे का जो है वो प्रतीक होता है इसलिए यूज किया जाता है, या प्राणी जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं इसलिए, या फिर खून का रंग लाल होता है, या फिर लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा कि लाल सिग्नल जो है लाल रंग में क्यों होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि लाल रंग का जो प्रक्षेपित है वो सबसे कम होता है, या उसकी लाल रंग की जो स्केटरिंग है वो सबसे कम होती है, यानी कि लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। उसी के साथ चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में जो लालिमा जो छा जाती है, जब लाल रंग कलर हमारे को दिखाई देता है तो किस वजह से दिखाई देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, ऑप्शन बी में है प्रकाश के परावर्तन की वजह से, सी में है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, और डी में प्रकाश के प्रक्षेपण की वजह से। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जब सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जब जो लाल रंग की कलर दिखाई देता है, ठीक है ना, वो लाल रंग जो है वो किसकी वजह से देता है? प्रकीर्णन की वजह से देता है, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या तो प्रकीर्णन की वजह से, या आप इंग्लिश में अगर बात करें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बातें होती है। तो प्रकीर्णन का मतलब है किसी एक रंग का बिखर जाना। जैसे इसके लिए और भी क्वेश्चन बनते हैं, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश जो है वो नीला दिखाई देगा, वो भी किसकी वजह से देगा? प्रकीर्णन की वजह से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, प्रकाश जो है वो प्रकीर्णन की वजह से लाल दिखाई देता है। एक क्वेश्चन और भी पूछता है इसमें कि जो सूर्य सुबह और शाम देख पाते हैं, सूर्य का सुबह देख पाना, सूर्य का सुबह देख पाना वो किसकी वजह से होता है? तो वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। जो सूर्य सुबह और शाम जो हम सूर्य को देख पाते हैं वो अपवर्तन की वजह से, लेकिन जो लाल कलर दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है? प्रकीर्णन की वजह से। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? तो जो समुद्र का कलर है वो नीला प्रतीत होगा, तो ऑप्शन ए में दे रखा है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या जल की ऊपरी सतह के कारण, ऑप्शन सी में है जल के नीले रंग के कारण, और ऑप्शन डी में है अधिक गहराई के कारण। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा इसका, प्रकाश का जो नीला है, यानी कि जो समुद्र का नीला दिखाई दे रहा है वो है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। तो उसमें ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि समुद्र नीला दिखाई देने का कारण आकाश में परावर्तन का है और जल कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। जब एक चंद्रमा की सतह है तो चंद्रमा पर क्या है? वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है, एक तो ठीक है ना, चंद्रमा पर क्या है? कोई भी वायुमंडल नहीं है। और उस दूसरा पूछा गया है कि उस समय आकाश कैसा दिखाई देगा, तो वहां पर जो चंद्र की सतह पर है तो वहां पर जो यात्री है उसको कैसा दिखाई देगा? आकाश से काला दिखाई देगा, ब्लैक कलर का। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, आकाश काला दिखाई देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब कोई वस्तु वास्तविक है और जब उसके प्रतिबिंब की बात आती है वो आभासी बनता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए में अगर दे रखा है तो उत्तल दर्पण है, बी में समतल दर्पण है, सी में अवतल दर्पण है, और डी में इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इन जो मिरर वाला जो चैप्टर है उससे आपसे एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब की जब बात की जाए तो किस में बनता है? समतल दर्पण में बनता है। अगर हम वहीं पर उत्तल की बात करें, अगर वहीं पर हम उत्तल दर्पण की बात करें, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनना है तो आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा। अगर यहाँ पर आंसर होता आभासी और सीधा तो फिर हम उत्तल दर्पण का नाम ले लेते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आभासी प्रतिबिंब की बात की गई है तो वो किस में है? समतल दर्पण में। वहीं पर अगर अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब की बात करेंगे तो वो कैसा बनेगा? एक तो वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। दूसरा उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और छोटा बनेगा, कैसा बनेगा? छोटा साइज। तो ये अवतल दर्पण की है, उत्तल में आभासी और सीधा बनेगा, अवतल में वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो समतल दर्पण में सिर्फ क्या बनेगा? आभासी और सेम साइज का बनेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, समतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो जब आंख में जो लाइट जाती है उसको जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? ऑप्शन ए में दे रखा है आइरिस यानी कि परितारिका,
बी में पुतली, सी में लेंस और डी में है पक्षमावी मावी पेशियां। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा को नियंत्रित करता है ऑप्शन बी जो है प्यूपल, पुतली जो है, सॉरी भाई, इसमें जो कंट्रोल करेगा तो उसको करेगा आइरिस। कौन करेगा? आइरिस करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? आंसर ए होगा, आइरिस। तो वहीं पर पुतली का क्या काम है? पुतली जो है यहाँ से पुतली के अंदर प्रकाश क्या है? प्रवेश करता है। लाइट जो है वो अंदर पुतली के अंदर से प्रवेश करती है। तो इसका ये है, देखिएगा यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो हिस्सा है ये क्या है? पुतली है, और ये क्या है? आइरिस है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये प्रकाश जो कम या ज्यादा होता है तो उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की अक्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो अक्षमता होती है वो हमेशा कैसी रहती है? धनात्मक रहती है, क्योंकि उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है और यहाँ पर जो फोकस होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है। फोकस कौन सा होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है। तो इसकी जो अक्षमता होगी वो भी कैसी होगी? पॉजिटिव। और अवतल दर्पण ऐसा होता है, अवतल दर्पण ऐसा होता है, तो इसमें क्या होता है? लाइट आती है और फैल जाती है। लाइट क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो इसका हम आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी फोकस बनाते हैं, वो इस साइड बनता है। तो वो कैसा होता है? ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा आपका है, यहाँ पर पूछा गया है कि रोगियों के नाक, कान व गले आदि की जांच के लिए जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो जो अवतल दर्पण का काम होता है वो लाइट को फोकस करना होता है। अवतल दर्पण का काम होता है लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देना। और वहीं पर उत्तल दर्पण की अगर बात आती है तो उत्तल दर्पण लाइट को क्या करता है? फैलाता है। लाइट को क्या करता है? फैलाता है। या ये बताइएगा कि बहुत सारी छोटी बड़ी चीजों को ये छोटा करके दिखाता है उत्तल। तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि रोगियों के नाक, कान व गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार के दर्पण का करते हैं? तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि अवतल दर्पण यानी कि आपके नाक, कान, गले में क्या होता है? एक लाइट को फोकस के रूप में लेकर जाने के बाद ही क्या है? जांच हो पाती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा अवतल दर्पण। इससे अगला जो क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक बिंदु कितना होता है? तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक बिंदु हीरे का ही होता है। जिसका अपवर्तनांक बिंदु जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा क्या है? चमकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हीरे का अपवर्तनांक बिंदु ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 2.42 जो है हीरे का अपवर्तनांक बिंदु रहता है। इसके अलावा कुछ और भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जल का अपवर्तनांक बिंदु कितना है, तो 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक बिंदु कितना था? 1.33। वहीं पर अगर हवा का पूछा जाए तो 1.007 होता है हवा का अपवर्तनांक बिंदु। वहीं पर अगर बर्फ की बात की जाए, बर्फ का जो अपवर्तनांक बिंदु है वो 1.31 होता है। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो हीरे का अपवर्तनांक बिंदु ज्यादा होता है। और सबसे कम किसका होता है? हवा का। सबसे कम किसका होता है? अपवर्तनांक बिंदु हवा का। तो ये आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जल का, हवा का, बर्फ का अपवर्तनांक बिंदु। तो ये नोट करके रखिएगा। और हीरे का अपवर्तनांक बिंदु कितना है? 2.42 अपवर्तनांक बिंदु रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो कलर की अगर बात करें तो लाल जो कलर है, लाल कलर, और एक होता है आपका बैंगनी कलर। तो बैंगनी कलर की क्या है? तरंग दैर्घ्यता कम होती है। बैंगनी कलर की तरंग दैर्घ्यता तरंग दैर्घ्यता कम होती है। तो इसका जो अपवर्तनांक बिंदु है वो क्या होता है? ज्यादा। अपवर्तनांक बिंदु क्या होता है? ज्यादा। तरंग दैर्घ्यता जिसकी कम है उसका अपवर्तनांक बिंदु ज्यादा, और जिसकी तरंग दैर्घ्यता ज्यादा उसका अपवर्तनांक बिंदु क्या होता है? कम होता है। जिसकी तरंग दैर्घ्यता ज्यादा उसका अपवर्तनांक बिंदु कम होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि मोटर जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है ना, मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने जो शीशा लगा होता है वो किस, यानी कि वो शीशा जो है वो कौन सा होता है? तो मोटर गाड़ियों के जो चालक के सामने जो शीशा लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। उत्तल दर्पण जो होता है मोटर गाड़ियों के जो आगे लगा होता है। और अगर मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में पूछा जाए, सामने जो लाइट जो गिरती है उसमें पूछा जाए, तो उसमें होता है अवतल। उसमें कौन सा होता है? अवतल। साइड मिरर की भी बात पूछी जाए तो उसमें भी उत्तल होता है। गाड़ी के ड्राइवर के सीट के सामने लगा होता है, और एक साइड मिरर की बात करें तो उन दोनों में कैसा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है। तो जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर जो आंख के अंदर जो रेटिना होता है, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, वो कैसी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वास्तविक और उल्टा जो है वो आपके रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होगा।
अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, इसका जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, उसका जो गलना अगर हम बात करें, कवचनांक की अगर बात करें, या उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है? तो ऑप्शन ए में है तांबे का, बी में प्लेटिनियम का, सी में टंगस्टन का, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, टंगस्टन का होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, इसको चाहिए कि मतलब बहुत ज्यादा हीट होती है तभी ये जाकर क्या होता है, जलता है, अदरवाइज ये नहीं जलता। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो अगर हम निकट दृष्टि दोष की बात करें, निकट दृष्टि दोष की अगर बात करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक की चीजें बिल्कुल अच्छी दिखती हैं, नजदीक की नजर बिल्कुल ठीक होती है, और उसको दिखती कहाँ की नहीं, दूर की। और दूर की वस्तु देखने के लिए कैसे लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, क्योंकि अवतल लेंस लंबी दूरी तक फोकस बनाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस से लगा होता है। अगला है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? अगर हम लेंस की शक्ति का अगर मात्रक की बात करें, तो एसआई पद्धति में इसको बोला जाता है डायोप्टर। तो ऑप्शन सी रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है कौन सा लेंस होता है? तो मानव आंख में और दूरबीन में और कैमरे के अंदर अगर पूछा जाता है, तो आपका सिर्फ एक ही जवाब रहेगा, जिसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो है उत्तल सॉरी भाई, बी नहीं, इसमें जो है ऑप्शन सी उत्तल लेंस होता है। कैमरे में, आंख में, इन सभी में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस से होता है। अगला क्वेश्चन है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट, लाल रंग का दिखाई देता है सूर्य। और जो किसकी वजह से दिखाई देता है? प्रकिरणन, प्रकाश के प्रकिरणन की वजह से, प्रकाश के प्रकिरणन, प्रकाश के प्रकिरणन की वजह से क्या दिखाई देता है, सूर्य का रंग जो है लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने वाले आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? जब कोई व्यक्ति आकाश में है, चंद्रमा पर है, तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। तो बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, काला दिखाई देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, तो जो प्रतिबिंब बनने का जो है, तो आंख के अंदर एक पर्दा होता है जिसका नाम क्या होता है? रेटिना। इस रेटिना के ऊपर पर्दे का काम करता है, जिस पर इमेज बनती है। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो हम यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी पे करेक्ट करेंगे, रेटिना होता है। आंख पर जो इमेज बनती है वो रेटिना पर होती है। और जो नेत्रदान किया जाता है वो कॉर्निया किया जाता है, ठीक है ना। नेत्रदान जो किया जाता है वो क्या किया जाता है? कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो ये वही ऑप्शन है भाई, रिपीटेड है, तो ये क्या है? रेटिना रहेगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का अगर मात्रक की बात की जाए, तो देखिएगा ऑप्शन को कई बार हम छोड़ के भी इसको कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का है। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा यानी कि करंट का है। और अगर मीटर की बात करें तो ये लेंथ यानी कि लंबाई का। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा? मात्रक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सॉरी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। टेस्ला जो है विद्युत चुंबक का क्या रहेगा? मात्रक रहेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो जो डायनमो है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में बदलता है, तो उससे हमारे को डायरेक्ट करंट मिलता है, दिष्ट धारा मिलती है। तो सही ऑप्शन होगा, डायनमो से हमारे को डायरेक्ट करंट, या जिसको शॉर्ट में बोला जाता है डीसी करंट मिलता है। अगला है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो जो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं तो नरम लोहे से बनाए जाते हैं। और अगर परमानेंट मैग्नेट की बात की जाए तो वो इस्पात से बनाए जाते हैं, स्टील से। अगर परमानेंट मैग्नेट की बात की जाए तो वो इस्पात से, और वरना अगर विद्युत चुंबक की बात आती है तो वो किससे बनाए जाते हैं? सॉफ्ट आयरन से। जैसे वॉल फैन है और जो सीलिंग फैन है, जितने भी मतलब जो रोटेट होने वाले हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद रोटेट होते हैं, तो वो सारे किससे बने होते हैं? सॉफ्ट आयरन से। और परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? स्टील से बनाए जाते हैं। ये बात भी आपको साथ में याद रखनी है। अगला है, विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबक के प्रेरण की अगर खोज की बात की जाए, तो वो ऑप्शन सी यानी कि फेराडे ने की थी। फेराडे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्या की थी? खोज की थी। वहीं पर अगर हम मैक्सवेल की बात करें, तो इसने विद्युत चुंबकीय चुंबकत्व की गति की खोज की थी। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय गति की खोज। फ्लेमिंग की अगर हम बात करें, तो इसने पेनिसिलिन का आविष्कार, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और एम्पियर आपको पता है करंट को मेजरमेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो जो हमारे नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पर विद्युत उत्पन्न की जाती है, या परमाणु बम वगैरह में भी यूरेनियम यूज किया जाता है, तो प्राप्त करने तो किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन रहेगा वो यूरेनियम रहेगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे को यूरेनियम की आवश्यकता होती है। उसके बाद है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है? तो अगर पृथ्वी पर सबसे ऊर्जा का सबसे अगर विशाल स्रोत की बात की जाए तो सन यानी कि सूर्य है। सूर्य जो है हाइड्रोजन गैस का गोला है। क्या है इसके अंदर? हाइड्रोजन गैस है। और नाभिकीय संलयन विधि से नाभिकीय नाभिकीय संलयन विधि यहाँ पर चलती है। नाभिकीय संलयन विधि से इसका विखंडन होता है, मतलब संलयन विधि से इसका एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य रहेगा। अगला, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? उद्योगों का देश कहा जाता है, जल विद्युत का देश कहा जाता है, या पवनों का देश, या खनिज पदार्थों का देश? तो डेनमार्क क्या है भाई? पवनों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो 47% जो ऊर्जा है वो पवन ऊर्जा है। कितनी है? पवन ऊर्जा। ये मान के चलिएगा 50% ऊर्जा का जो निर्माण है डेनमार्क, वो अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करता है। अक्षय ऊर्जा होती है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको बार बार यूज किया जा सकता है। तो या ये कहिएगा कि सबसे ज्यादा जो पवन चक्कियां हैं वो कहाँ पर है? डेनमार्क में है। तो इसलिए किस चीज का देश कहा जाएगा? पवनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर सेल बनाने के लिए ऑप्शन ए स्टील, सिलिकॉन, अभ्रक, या सीसा। तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सोलर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। स्टील का प्रयोग किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। अभ्रक का अगर हम बात करें तो ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी उद्योग में। और सीसा धातु क्या है? टाका बनाने के लिए, टाका धातु बनाने के लिए यूज की जाती है। अगला है, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस प्रकार से रूपांतरित किया जा सकता है? सौर सेल ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित, अगर जो सूर्य से आती है जो गर्मी, तो उसको किस में? विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, या ताप ऊर्जा में? तो सौर सौर जो सेल होता है वो जो इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? प्रश्न को अच्छे से जरूर पढ़ना है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ आंसर पढ़ते हैं कि खाना बनाने वाले ईंधन, तो वो सीधा एलपीजी पे या कहीं और टिक कर देंगे। लेकिन इसमें पूछा ये क्या गया है कि ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। तो एलपीजी का हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, बायोगैस भी यूज करते हैं, उसके बाद में कोयला भी यूज करते हैं। तो अपना जो सही ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी, क्योंकि हम सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं करते। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सदिश राशि होती क्या है। जिसके अंदर दिशा प्लस परिणाम, दिशा प्लस परिणाम, ये दो चीज होती है, वो सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर वेग जो है वो एक सदिश राशि है, मोमेंटम एक सदिश राशि है, मास, तो यानी कि जो ऑप्शन सी है ये सदिश नहीं है, बल्कि ये क्या है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि, जिसके अंदर सिर्फ एक मान है, बाकी दिशा का कोई मतलब नहीं है। तो द्रव्यमान कैसी हो जाएगी? अदिश राशि। और बाकी ये सारी क्या है? सदिश राशि। पूछा क्या था कि सदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा कि द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। चलिए अगला, तो ये हुए हमारे जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। इसमें आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, सबसे पहले तो आपने अगर पढ़ रखा है तो अभी आपका हाल ही में एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, 22 अप्रैल को आपका आर्मी का एग्जाम होने वाला है। तो इसके साथ साथ ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट हम जो करेंगे तो 100 क्वेश्चन की क्लास करेंगे इसी इसमें, 100 क्वेश्चन की, ताकि अभी आपका लास्ट क्या है कि मैराथन क्लास हो जाए। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें आपका जो चैनल का नाम रहेगा एजू थॉट्स है, और इस पर आपको मिलेगी साइंस और जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास। तो चलिए मिलते हैं एक मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।